तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? एक को अपने को सेंटर मानना पड़ेगा 0,0। इसका क्या होगा? 0,a,0, ठीक है। और यहाँ ये वाला पॉइंट है, इधर से a दूरी पर है और इधर से भी a दूरी पर है, इसलिए a, a। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,a, ठीक है। अब x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हमारा, क्योंकि 0 के रेफरेंस में हम सब निकाल रहे हैं, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? कितने मास हैं यहाँ पर? 4 मास है, ठीक है। तो पहला मास और उसका x का कोऑर्डिनेट, तो 0 × 3m, प्लस दूसरा मास उसका x का कोऑर्डिनेट 4am कर लेते हैं, फिर तीसरा मास और उसका x का कोऑर्डिनेट am, प्लस चौथा मास और उसका x का कोऑर्डिनेट 0 × 2m, डिवाइडेड बाय सारे मास का प्लस 4 और 3 7, 8 9 10 m। हाँ, तो ये 0, ये 0, ठीक है। 4 और 1 5 am, तो x = 5 am डिवाइडेड बाय 10 m। m से m कैंसिल हो जाएगा और 5 1 5, 5 2 10, तो x = कितना आ जाएगा? a/2, ठीक है। मतलब x का पॉइंट a/2, अभी तो केवल ये a/2 ये वाला पॉइंट होता है। y का पॉइंट निकालो, इसका पहला मास और उसका y का कोऑर्डिनेट 3m × 0, दूसरा मास उसका y का कोऑर्डिनेट 4m × 0, तीसरा मास उसका y का कोऑर्डिनेट am, चौथा मास और उसका y का कोऑर्डिनेट 2am, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सारे मास जुड़ के कितने हो जाएंगे? 10m। तो y = आपको मिलेगा ये 0 ये 0, 3am अपॉन 10m, m से m कैंसल, तो ये निकलेगा आपका 3a/10। 0.3a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.3a। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा? x का कोऑर्डिनेट कितना निकला? a/2, 0.3a। अब a/2 और 0.3 किधर आएगा? a/2 तो ये रहा, 0.3a है ना, लिख सकते हो। a/2 मतलब 0.5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो 0.5, ठीक है। और 0.3 लगभग यहाँ पर आएगा कुछ, जैसे कि अगर a/2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 होगा कि नहीं अंदाजे से, तो कुछ इस तरफ सेंटर ऑफ मास आएगा इसका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सब खेल किसका है? देखो 4 वाला सबसे ज़्यादा भारी मास है, तो उसके इर्द गिर्द सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर इस तरीके से निकला है। अब एक क्वाड्रिलेटरल वाला था, ठीक है, ट्रायंगल वाला। हाँ, ट्रायंगल में क्या था? फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेंगे हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल था और सबके मास कितने दिए थे? m। ये m है, यहाँ पर भी मास कितना है? m है, और यहाँ पर भी मास m लगा हुआ है। सबकी दूरी कितनी है? a और a दिया हुआ है। रूल के मुताबिक किसी भी एक सेंटर को क्या मान लेते हैं हम? ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन मान लो आप इसको, ठीक है। ये कितना हो गया? 0,0, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a,0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है ना, एक्स एक्सिस पर कौन जीरो होता है? वाई जीरो होता है, और ये वाई एक्सिस पे था। अब ये तो बीच में है, मतलब अगर यहाँ पर मैं एक्सिस डालूंगा, ऐसी एक्सिस आएगी, है ना, मतलब ये तो ऐसा है, वहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा हमारा,
अब क्या पॉइंट है, ए कॉमा ए तो नहीं आएगा। एक देखो सुनो, दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, मान रहे हो? हाँ, ये तो a/2 वाला पॉइंट है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनता है हमारा? ये वाला a/2 पे बनता है। कितने पे बनता है? तो एक पॉइंट तो a/2 आ जाएगा हमारा, मतलब x वाला पॉइंट तो कितनी दूर है? a/2। y से कितनी दूर है? a/2, मतलब ये पॉइंट तो फिक्स है a/2, है ना। अब y वाला पॉइंट कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। आपको ये निकालना है, कौन सा? ये पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी तो a/2 है भाई। ये दूरी कितनी है? a/2, तो a/2 लिख लिया, x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट कहां से निकालते हो आप? x से दूरी देखोगे, ये दूरी कितनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम अलग से लग जाएगी। कैसे लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए ये है आपका a, और ये कितना है? a/2, इसको क्या मान लो? x। ठीक, क्या आएगा x का वैल्यू? निकाल के बताओ। कैसे होगा? ये तो दो अलग अलग टर्म होंगे ना। बेस स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लगाओगे आप तो क्या होगा? a² माइनस a²/4 है ना, और अंडर रूट, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस सड़ी सी लगाते नहीं आ रही तुमको इसमें, 4 √3²/4 आएगा, है ना। 4 - 1 √3 और 2, 4 का 2, तो √3/2 a²। बस ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे तुमको अब, क्योंकि इसमें फिर बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन मैंने बताया कि भाई उसकी तो कोई कमी है नहीं। अपन बेसिक लेवल, स्कूल लेवल कर रहे हैं हर बार, उससे ही उसके ऊपर ही वो समझ में आता है ना बेसिक, उसके बाद एडवांस लेवल आपको हमेशा समझ में आएगा क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो इतना समझ लेना चाहिए। √3/2 a² का a है ना, a² का a, √3/2 और a। ठीक है, अब वही करना है आपको। प्रोसीजर कर लिया था क्या आपने? निकाल लो इसको, सारे मास। एक तो 0 हो गया ma, और ma/2 अपॉन में 3m, वर्बली हो जाएगा। अब तो करना चाहो तो वर्बली कर लो। x = कितना होगा? ma/2 प्लस 0 और प्लस ma अपॉन में कितने m है? 3m अपॉन में 1। ठीक है, बेटर कैलकुलेशन के लिए 1 लगा दीजिए आप जहां जहां कमी है, नहीं तो पछताओगे आप। चलो अब इसको सॉल्व कर लोगे, LCM 2 है। ठीक है, अरे मास इंटू उसका x का डिस्टेंस, इसका मास इसका x, इसका मास इसका x, इसका मास इसका x, x/2, इसका मास a/2 पे लटका हुआ है ना। ये तो 0 वाला ये रहा ना, 0 वाला नहीं लिखा मैंने। ma और ma/2, 0 वाला भी लिखूं? नहीं, अभी तुमने यहाँ मना किया था तो मैंने नहीं लिखा। तो कितना होगा एलसीएम लेके अब? 2 और 3ma/2, 3ma/2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसल, ma/2, हाँ 2m, m 3m है, m से m भी कैंसल, a आएगा a/2, x आएगा a/2, y
y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आ रही बात समझ में? ठीक है, और ये कितना होगा m इंटू √3/2 इंटू a अपॉन में टोटल मास कितना है 3m, m से m कैंसल। ठीक, अब कितना बच रहा है इसको सॉल्व करने पे? ये 1 इज इक्वल टू a √3/2 इंटू 1/2 सॉरी 1/3, 3 to the 6 a √3/6। एग्जाम्पल 7.1 एनसीईआरटी में क्या दिया है पेज नंबर 140 पे? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट वर्टाइसेस ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, मैं बता देता हूँ सीधे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या समझ में आएगा आपको कि सारी साइज जो है लेंथ इक्वल है। मासेस आर रिस्पेक्टिवली 100, 150 और 200। एक को 100 ले लो, और ये सब किस में दिए? ग्राम में दिए। 100 ग्राम और 150 ग्राम, और ये कितना ग्राम दिया है? 200 ग्राम का दिया है। ठीक है, और दिया हुआ है कि ईच साइड इक्विलेटरल का 0.5 मीटर लॉन्ग है, ये 0.5 है। अब आप चाहो तो हमने तो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, हालांकि खैर वो तीनों मास उसमें अलग रखे थे, तीनों मास अलग रखे थे। फटाफट से कर लो जरा, क्या आएगा? पहले तो कोऑर्डिनेट बना लो। एक तो 0,0 पे सेट करते हैं इसको हम, 0,0.5 नहीं सॉरी 0.5, 0 आएगा एक्स एक्सिस पे, y 0। और उधर वाले कितना निकाला था? पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था आपने। थोड़ा सा यहाँ निकालने में गड़बड़ होगी अब तुमको। फिर से क्या करोगे? यहाँ से एक लाइन डालोगे, हाइपोटेनस पॉइंट, हाँ ये वाला 0.5 है ना, और ये भी 0.5 है। ये 0.5/2 होगा, इतना सा 0.5/2 है ना। मतलब क्या निकलेगा? ये जो x कोऑर्डिनेट, अगर इसको मैं कुछ भी अननोन मान लूँ, यहाँ पर ये अननोन है a, इसका वैल्यू कितना निकलेगा? √ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 0.5/2 का स्क्वायर। निकाल के बताओ a कितना होगा? √ऑफ 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5/2 का स्क्वायर। हालांकि इतना सॉल्व क्या मत करो तुम, सीधे √3/2 a होता है। कितना होता है? √3/2 a के टर्म में सॉल्व करो और a की वैल्यू पुट कर दो, तो ज़्यादा आसान यही है ना। इसको करोगे तो आएगा तो वही √3/2 इंटू 0.5। समझे? a के लिए सॉल्व कर लिया है तो फिर सबके लिए सॉल्व करोगे क्या? ये पॉइंट उतारा है, यहाँ कितना लगाया? 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया? √3/4। कहीं गलती हो तो देख लो। निकाल चुके हैं ना अपन √3/2। इस बार a पुट कर दो सीधे। चलो, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा? 0.5/2 और √3/4। 0.5/2 कितना होता है? 0.25। ठीक है, आप इसको किस फॉर्म में रखना चाहते हैं? 0.5/2 को इधर से किया आपने तो 5 1 4, 1/4 भी रख सकते हैं। 1/4 रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर 0.25 भी रख सकते हो ना। नहीं आया समझ में? 1/4 रखो। 1/4 कॉमा ये पॉइंट कितना है? √3/4, क्योंकि पॉइंट को संभालना मुश्किल रहेगा। इसको भी 0.5 को कितना कर लो? 1/2। अब करो, चलो निकालो x का पॉइंट क्या होगा। x का पॉइंट निकालो और y का पॉइंट निकालो, कितना होगा?
इसका 125/450 हाँ 125/450 निकाल लिया आपने। कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू m1, इसका मास और इसका डिस्टेंस 0 इंटू 100 प्लस 150 इंटू 1/2 प्लस 200 इंटू 1/4 अपॉन सारे मास का प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200 है ना। फॉर्मूला आपका अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? ये तो कट जाएगा 75 और ये 100 तो सॉरी 50 और 75 125 और अपॉन में कितना? 450। इसको कट पीट और कर दो, 5/18 आ जाएगा। बुक में भी यही दिया है 5/18 मीटर। चलो y का निकाल लो। ऐसे ही सॉल्व होगा सेम इसी तरीके से। डायरेक्ट लिख दे आप √3/9 y इज इक्वल टू, वैसे देख लेते हैं 100 इंटू 0 प्लस 150 इंटू 0 प्लस 200 इंटू √3/4 अपॉन में कितना? 450। ये 0 ये 0 और ये कितना? 50। फिर ये और ये कट जाएगा, फिर 9 बचेगा तो √3/9 ये आपका y आ जाएगा। अब ये मीटर में थे सारे ये, क्योंकि अब देखो यहाँ मीटर दिया था ना आप, तो इसलिए यहाँ भी क्या लगाओगे आप? मीटर लगा दोगे। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे? 5/18 √3/9 ये कोऑर्डिनेट निकलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ना 5/18 किधर होगा बताओ? 5/18 और √3/9 इसको कैलसी से देखोगे तो 5/18 बहुत छोटा नंबर है ना। 0.2 से भी छोटा है करके देखोगे तो 5/18 और √3/9 कैलसी से देखना है आपको। 0.57 हो रहा है ये, और ये वाला 5/18 कितना? 0.27। अब 0.27 इधर में आएगा, यहाँ पर कुछ ये 0.5 है, ये 0.3 है, तो 0.27 में आएगा यहाँ पर। और वो 0.57 किधर आएगा? ये वाला आपका दूरी कितना निकला? 150 हाँ 0.57 है। ये वाला जो दूरी है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना निकला आपका? a। आपने जो अननोन लिया था a √3/4 निकला है ना। √3/4 कितना होता है? सॉल्व करो। √3/4 वाला पॉइंट है ये 0.86। ये कितना आ रहा है? 0.86। 0.57 किधर आएगा? लगभग कुछ यहाँ कर दें। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे कर देते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ के कुछ थोड़ा बहुत इधर कहीं यहाँ पर आ रहा है। उधर ही आएगा, पर एक्चुअली क्या अभी अपन ने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है ना ये। हाँ उसके थोड़ा सा इधर उधर आएगा, अभी ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया। हो सकता है अभी इस एरिया में कहीं ना कहीं होगा, बस इतना अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको तो क्योंकि ये वाला मास कितना 100 ये भी तो था ना, इसको 0 थोड़ी था ये, तो कुछ ना कुछ मिलजुल के इफेक्ट आएगा सबका।
तो ये केवल लोकेशन बताने के लिए। अब क्या ग्राफ पेपर पे तुम बनाओगे तो और बेटर रहेगा। अब यहाँ तो क्या है कि कोऑर्डिनेट तुम्हारे कभी इधर हो जाता है, कोई 2 कदम पीछे, इतना 0.2, तो बहुत डिफरेंस आता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7.3 करो। 7.2 थोड़ा सा है ना ट्रिकी क्वेश्चन है। ये लेमिना का क्वेश्चन है, ठीक है। लेमिना का मतलब ये रिजिड बॉडी का है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना है। इसमें बिना इंटीग्रेशन के अपन निकाल लेते हैं, जैसे बुक में दिया है। ये ट्रायंगुलर लेमिना है, ठीक है। लेमिना मतलब ऐसे ट्रायंगल को बोल देते हैं, ऐसा कोई शेप है प्लेट जैसा, ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है। तो इसको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसमें क्या तरकीब अपनाई हुई है कि आप सबसे पहले क्या करो, ऐसी बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप काटो, बहुत सारी ऐसी क्या काटो, ऐसे स्ट्रिप काटोगे। बीच में बहुत सारी है और अपन ने कुछ ही बनाई है। इन सबका स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? अच्छा ये सिमेट्री है, ये क्या है, सिमेट्री है। नहीं ये लाइन हाँ इमेजिनरी है, लाइन ऐसी बनेगी नहीं, एक्चुअली सिमेट्री है। तो इन सब के सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएंगे? इनके सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएंगे? सबके मिडिल में। कहाँ पे आएंगे? इनके मिडिल में आएंगे। कैसा भी आप ट्रायंगल बनाओ, कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, अगर ऐसा भी ट्रायंगल आपने बनाया तो भी क्या निकलेगा? सभी का इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं अपन, किधर निकलेगा? सेंटर में निकलेगा। मतलब यहाँ से एक लाइन पास होगी जो कि क्या होगी? मीडियन होगी। आ रही बात समझ में कि नहीं? मतलब ये वाली स्ट्रिप का केवल अभी अपन ने स्ट्रिप को ऐसा काटा, केवल कैसा काटा? हॉरिजॉन्टली काटा। हॉरिजॉन्टली काटा तो एक लाइन बनेगी, तो वो लाइन कैसी बनेगी? एक मीडियन की लाइन बनेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? मीडियन क्या होती है? सामने वाली ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको अपन मीडियन कहते हैं। सिमिलरली आप अगर ये स्ट्रिप्स ऐसी काटते, ऐसी भी तो काट सकते थे, स्ट्रिप्स को ऐसी काटते तो इनका भी मिड पॉइंट आता तो फिर ये एक ऐसी बनती कुछ। आ रही बात समझ में? अब स्ट्रिप को ऐसी भी तो काट सकते थे, इसका भी मिड पॉइंट बनता। मतलब तीनों मीडियन का कुछ इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही है? एक मीडियन, दूसरी मीडियन और तीसरी मीडियन। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा जरूरी नहीं है कि मीडियन तीनों को आपस में कट करें। कुछ ट्रायंगल ऐसे भी होंगे जिसमें ट्रायंगल नहीं करेगी, पर ये ऐसे ट्रायंगल लिए हैं जिसमें मीडियन कट करेगी। जो लेमिना वाला ट्रायंगल लिया है ये इक्विलेटरल टाइप से ट्रायंगल है कुछ, ठीक है ना। जहां पर तीनों मीडियन कटती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। जहां पर तीनों मीडियन कटती है वहां पे क्या है? सेंट्रॉइड। तो इसका आंसर क्या आ गया? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को जी से बताया जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? हाँ कैपिटल जी। तो सेंट्रॉइड इसका आंसर हो गया। इसको एक और मेथड से करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड, जो कि अपने को अभी अपन नहीं करेंगे वो वाली मेथड इंटीग्रेशन वाली। केवल मैं आपको उसका बता दूंगा एक रॉड वाले का कि कैसे करते हैं, और बहुत से बहुत एक डिस्क का भी, ठीक है। बाकी तो हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है फिर वो। 7.3 देखो एग्जाम्पल, हटा दे इसको। ये बस इतना ही था, आपको बताना था कि सेंट्रॉइड पे मिलेगा। सिमेट्री से बहुत सारे अगर क्वेश्चन हो रहे हैं ना तो उसको सिमेट्री से करना रहता है ना। ये सिमेट्री मेथड बोलते हैं इसको। बाकी इंटीग्रेशन से भी यही आंसर आता। अभी इसके पॉइंट नहीं निकले। अब सेंट्रॉइड का पॉइंट क्या है वो नहीं पता। हाँ सेंट्रॉइड के पॉइंट क्या है वो नहीं पता, पर सेंट्रॉइड के पॉइंट का आपको फॉर्मूला पता है। सेंट्रॉइड के पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये, अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये कितना y3। तो ये सेंट्रॉइड का पॉइंट g होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है g का फॉर्मूला g इज इक्वल, आपने पढ़ा होगा शायद, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3
और दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये पढ़ा हो शायद तुमने कभी सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो नोट कर लेना। मतलब सीधे x1 x2 y1 y2 पता चल जाएंगे तुमको, और y1 y2 और पता चल जाएंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा सुनो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये रिजिड बॉडी है, इसका मतलब है ना पूरा का पूरा मास है ये। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इसका पहला क्या था? यहां पर हवा भरी हुई थी सब जगह। इसका पहला जो क्वेश्चन था, एक मास यहां पर था, एक मास यहां पर था, और एक मास बाकी जगह कुछ भी नहीं है। आ रही बात समझ में? वो बस केवल हमने ट्रायंगल बनाया था, तो ये ट्रायंगल पे ये लाइन भी नहीं है, केवल उसको हमने कैलकुलेशन और ज्योमेट्रिकली बताने के लिए बताया है। पर ये लेमिना पूरा है, ठोस है, पूरा सॉलिड है, जिसमें हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ मास है। आपको समझ में आ रही है ना? अब ये पूरा अगर मैं प्लेट लूंगा ट्रायंगुलर, तो ये तो बहुत छोटे छोटे मास है, हर एक जगह क्या है, सबके छोटे छोटे मास है। मतलब जो प्रोसीजर मैंने इसके लिए लगाई है छोटे छोटे मास की, ये प्रोसीजर मुझे इसके लिए भी करना चाहिए, पर वो इंटीग्रेशन मेथड होती है। याद है एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला भी लिखा हमने, इंटीग्रेशन एक्स डी एम, इंटीग्रेशन वाई डी एम, इंटीग्रेशन जेड डी एम वाला। तो वो इस पे लगा के भी कर सकते थे, वो डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए लॉजिक अलग लगता है। ठीक है, अब हाँ 7.3 ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उसमें, पर उसमें क्या है कि मास डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है ना, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, हाँ 7.3 करो, 7.3 फटाफट। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म शेप लेमिना। अच्छा, उसको करने से पहले ये करके बताओ। एक रॉड है ये वाली, और एक रॉड है ये वाली, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? दोनों की लेंथ L है। इसकी लेंथ इस तरीके से, एक मिनट रुको, बीच में से कनेक्ट कर लो उसको, पहले ऐसा कर लो। टी शर्ट जो वर्टिकल है उसकी लेंथ क्या है? 7.3 करो। Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina of a thin plate with a dimension as shown. The mass of a lamina is 3 किलोग्राम। लेमिना का मतलब ये प्लेट जैसे ही होता है, 3 किलोग्राम की पूरी प्लेट है ना। डायग्राम आपको ऐसा दिया है, यहाँ से लेकर कुछ यहाँ पर, और फिर ये ऐसी एल शेप बनी ना, एल शेप दिया है, ये ऐसी ये प्लेट, ये इस प्लेट का निकालना है। हाँ, ये ऐसी एल शेप है। आ रहा समझ में? प्लेट कैसी है? इस टाइप से प्लेट है,
ठीक है। और ये दिया है आपको कितना, 2 मीटर। ये कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक का, 2 मीटर। दो मीटर। ये पूरी क्या दे रखी, 3 किलोग्राम की। कितने की? 3। अब अपन मान लेते हैं कि इसमें 3 सेक्शन है, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये भी 1 किलोग्राम का, ये वाला भी कितने का, पूरी प्लेट 1 किलोग्राम की, और ये पूरी प्लेट कितने की। अपना क्वेश्चन सिमेट्रिक हो जाएगा, जो काम एक के लिए होगा वो काम बचे हुए दोनों के लिए हो जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे क्या? पूरा 2 है, पूरा 2 है, तो ये तो 0,0 पे एक हिस्सा लगा लिया आपने, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 2 का, 2 का आधा 1, तो 1,0, और ये 2 पे आएगा 2,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0,1, सॉरी 0,1 नहीं, 2, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, और इधर से इधर तक 2, तो 2,1। फिर ये वाला रहेगा हमारे कितना, 1, y एक्सिस पर x0, सॉरी 0,1। ये दे रखा है सर, 2,1 के बाद वाला 1,1 दे रखा है। कौन सा? ये 2,1 के ऊपर आपने ये ये दे नहीं रखा है एक्चुअली बेटा, ये अपने को निकालने हैं, ये सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो सर ये तो दिख ही रहा है ना कि 1, ये दिख ही रहा है, तो अपने को कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो सर मतलब लिख देना। हाँ 1,1 हाँ और ये क्या, नहीं हाँ, चलो अब क्या करेंगे, अपन सिमेट्री से आप तीनों सर्कल के सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो क्या? सिमेट्री से तीनों स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो क्या? एक का सेंटर ऑफ मास निकलेगा कितना, C1, ये इसके बीच में निकलेगा। एक का सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा, C2, और एक का सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा, C3, ठीक है। अच्छा, C1 कितना होगा बताओ? C1 इसके आधे में और इसके आधे में होगा कि नहीं होगा? C1 कितना पॉइंट होगा, 1/2, 1/2। देखो ये कहाँ पे होगा, इधर से आधे पे और इधर से आधे पे होगा कि नहीं, सेंटर पे। इनके अलग अलग पॉइंट निकालो, तो इसका C1 का पॉइंट निकलेगा 1/2, 1/2। आया कि नहीं आया? तो सर इसको डायरेक्ट इसके आधे पे और इसके आधे पे, तो यही पॉइंट आएगा, मतलब ये और ये। सिमिलरली ये C2 पॉइंट कितना आएगा, ये तो कितना आधा चल रहा है, ये तो सेम चल रहा है ना, नहीं ये कितना है, आधा चल रहा है, 1/2 हो गया y का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 1, और ये 1/2, तो 3/2 हुआ कि नहीं? तो कितना हो जाएगा ये 3/2, आया कि नहीं आया? नहीं आया। और इसका C3 का निकालो, यहाँ से यहाँ तक का 1 है और आधा और जुड़ेगा, तो 1/2, 3/2 आ जाएगा कि नहीं? ये पॉइंट निकालते हैं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा। सर हम इसे फॉर्मूले से कर, मतलब मास दिया है और कोऑर्डिनेट, मास दिया है कोऑर्डिनेट, और मास दिया है और कोऑर्डिनेट दिया, निकल जाएगा। अब x y निकालो, x क्या होगा और y क्या होगा। सर हम वो जो स्क्वायर था उसका हम x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे ना, वो जो फॉर्मूला था। कैसे स्क्वायर का क्या निकाल सकते थे? वो जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था ना। हाँ नहीं, ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, निकाल दो, पर बहुत लंबा पड़ेगा, डायरेक्ट तो दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है ना। x1 y1 नहीं, सुनो अब केवल ये बच गए, बाकी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। हाँ यही रहेंगे, क्योंकि अब ये सब क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन सिमेट्रिक था।
सुनो, किसी को भी M1 M2 M3 किसी को भी ले लो। क्वेश्चन क्या था? मतलब अरे कुछ लगा लो यार, इसका मास इसका कोऑर्डिनेट, इसका मास इसका कोऑर्डिनेट, इसका मास इसका कोऑर्डिनेट। M1 M2 M3 क्यों यूज करते हैं अपन? बराबर आ रहा है इसका मास इसका कोऑर्डिनेट प्लस M1 M2 M3, क्या क्यों लगाना है M1 M2 M3? ठीक है, पहले इसको लेना है, पहले इसको ले लो, पहले इसको लेना है, उसको ले लो, उससे फर्क क्या पड़ता है आंसर में? 5/6 और 5/6 आ रहा है XY हाँ आ रहा है। मीटर सॉल्व करके पूरा। क्या बात समझ में नहीं आई? M1 M2 अरे निकालो ना, तुमको निकालते नहीं आ रहा है ये। अब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया बेटा, ये हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हट गया। क्वेश्चन क्या हो गया आपका? अब ये क्वेश्चन हो गया। अब करे थे ना अभी अपन ने ये सर हो गया। ये अब क्वेश्चन हो गया हमारा, क्योंकि आपने इस प्लेट को ओरिजिन पे रखा था, एक कोना ओरिजिन पे था, इसलिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, हम सब ओरिजिन से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये C1, ये कितना था C2, क्लियर। अब ये और ये इस टाइप से दिया है अब, ठीक है, समझ गए। तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2, फिर इसका 1 इंटू 3/2 अपॉन में टोटल मास कितना 3 किलोग्राम, 3 ग्राम है कि क्या दिया है 3 किलोग्राम। तो ये 3 रख देंगे, आखिर में इसको तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 2 2 3 4 5 5/6। सिमिलरली y इज इक्वल टू भी क्या निकलेगा आपका 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 3। सब सॉल्व करेंगे, 2 2 2 एलसीएम 3 4 5 5/6 मीटर, 5/6 मीटर दोनों के x और y के वैल्यूज आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? अगर इसका मास है ना मान लो 5 किलोग्राम दिया होता, ठीक है, तो क्या 5 किलोग्राम दिया होता तो आप सबका वही आधा आधा मास मान लेते हैं, 5/3 पहले का, दूसरे का 5/3 और तीसरे का 5/3, है ना। 6 किलोग्राम दिया होता तो सबको 2 बांट दो। ये हमारा अज्यूम है, मतलब हम अज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा है, नहीं तो पता चल रहा है कहीं कोई हिस्सा भारी और कहीं कोई हिस्सा हल्का, तो फिर वो हाँ, ये लेमिना में सब इक्वल एक जैसा बटा हुआ है तो हम मान सकते हैं, ठीक है। ये सिमेट्री के कारण संभव हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमें करना थे। देखो अब है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड, ये आपको ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, पर दिस इज जस्ट दी प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है ये कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रॉड दी हुई है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब ये कैसी रॉड है, इसमें जो मास है ना वो कैसा है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस का मतलब एक जैसा मास है इसमें, है ना, कुछ पॉइंट नहीं है कि 2 मास है 3 मास है, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट मास है। तो इसकी प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ, इसमें हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो अज्यूम दैट कि छोटा सा हिस्सा हमने क्या लिया है, इसका एक बहुत छोटा सा हिस्से को डीएम बोलते थे, कल भी हमने बात की थी कि पूरी रॉड में से छोटा सा हिस्सा का मास लिया, उसका मास कितना है डीएम। तो मैं इस डीएम मास को अलग से बनाता हूँ कि ये मेरा छोटा सा मास है, इसको मैंने क्या बोल रखा है डीएम। अच्छा, इसकी कुछ विड्थ होगी, इसकी विड्थ को क्या बोलेंगे डीएक्स, मतलब इसकी लेंथ भी पता चल गई हमें और इसका मास भी पता चल गया। डीएम इमेजिनरी मतलब मास है, बहुत छोटा सा मास है। ये प्रोसीजर याद रखो, देखो कैसा तरीका हो रहा है ना, बहुत यूज होगा आगे फिजिक्स में, पूरा ऐसे ही भरा हुआ है, पूरा फिजिक्स ऐसी प्रोसीजर से ही भरा है। आगे अपन इलेक्ट्रिसिटी के भी डेरिवेशन करेंगे 12th में, तो भी ऐसी प्रोसीजर से होते हैं वो। तो एक छोटा सा मास लिया है डीएम, ठीक है, उसका छोटा सा डिस्टेंस कितना है डीएक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें एक चीज लेनी पड़ती है, दिक्कत क्या है कि अच्छा आप इसका क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस जैसे ये वाला लगा सकते हो क्या? नहीं, तो मास कहाँ से लाओगे? m1 कितना पता है क्या तुमको, और उसकी डिस्टेंस कितनी पता है क्या? नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला तो लगने से रहा, ठीक है। तो m1 x2 m1/2 वाला ये वाला फॉर्मूला तो आप इसमें लगा ही नहीं सकते। इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अभी, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें मास नहीं दिए ना, पूरी रॉड का मास देगा वो आपको। रॉड का मास कितना है, लेट अस से m,
पूरी रॉड का मास है, पॉइंट बिंदुओं का मास थोड़ी दे रखा है आपको। अब वो दे भी दिए, मान लो 10,000 पॉइंट दिए, तो 10,000 का लगाओगे क्या? ठीक है, नहीं लगाएंगे। तो इसका मास दिया लेटर से कितना, m। तो एक चीज है कि यार हमें x dm अपॉन में m वाला फॉर्मूला यूज करना बता चुका था मैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है, dm के रिस्पेक्ट में, और ये दिया क्या है, x। तो हमें क्या करना है, या तो dm को मैं किस में बदलूं, किस में बदलूं, dx में। dx में बदलने से क्या होगा कि यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, dx, तो मैं इंटीग्रेशन कर पाऊँ। या फिर मैं क्या करूँ, जो x है उसको किस फॉर्म में लाऊं, कुछ फंक्शन ऑफ कुछ dm के फॉर्म में लाऊं, मतलब x को किस फॉर्म में लाऊं, कुछ dm के फॉर्म में ऐसा ले आऊं, मतलब सॉरी x को कुछ m के मास, फंक्शन ऑफ मास के फॉर्म में ही ले आऊं। मतलब एक इक्वेशन ऐसी बनाऊं कि x इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3 इस टाइप से, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ms पूरा आ जाएगा, पूरा कार्यक्रम, और m dm से क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो बेटर तरीका इसमें ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो dm होता है उसमें उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, dx। उसकी एक प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, हम मान लेते हैं कि इसका जो आपका मास है, पूरी रॉड का मास, वो कितना है, m। उसके लिए हम एक नया वेरिएबल का चुनाव करते हैं जिसको बोलते हैं लैम्डा। ये होता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अब कुछ भी इसको लैम्डा, वो तो सब जगह सिंबल बदल जाते हैं, कहीं लैम्डा को वेवलेंथ भी कहते हैं, कहीं कुछ भी कहते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। अब इसको ऐसे समझो, रफ में देखते हैं, पूरी मास का, मान लो पूरी मास, पूरे का मास कितना दे रखा है, पूरी आपको एक रॉड है, इसका मास दे रखा है कितना, 1000 ग्राम, मतलब किलोग्राम में 1 किलोग्राम हो गया, मैंने ग्राम में ले लिया। आ रही बात समझ में? मैंने इस पूरे की लेंथ दे दी कितनी, 10 मीटर। कितने की, 10 मीटर की लेंथ है, और कितना मास है, 1 किलोग्राम। ऐसी कुछ रॉड है, काई की भी बनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, हर यूनिट मास पे, हर मतलब मेरा जो लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा, मतलब हर एक यूनिट मास का, हर एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा। मुझे 1 मीटर का मास बताना है तो कितना होगा, 1 मीटर का, 1 मीटर तक कितना मास है, 1/10। कैसे निकालेंगे, मास अपॉन लेंथ। मास कितना दिया है, 1000, और लेंथ कितनी दी है, 10, तो कितना आ गया, 100 ग्राम। मतलब 1 मीटर का कितना है, 100 ग्राम। आया कि नहीं आया? मास पर यूनिट का मतलब ये हो गया कि अगर पूरी का लेंथ इतना है तो 1 का लेंथ कितना है, पूरे मास को उस लेंथ से डिवाइड कर दो। वैसे बचपन में करते थे अपन, वही करते थे ना। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसमें। अगले का मास आप निकाल लोगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? अपन ने जो यूज किया है बेटा लैम्डा, पर हमारे पास पूरा मास तो है, लेंथ कितनी है, L है। हमारा जो मास है वो पूरा नहीं है, हमारा मास कितना है, हमने कितना मास कंज्यूम किया है, dm, छोटा सा मास। और इस मास का लेंथ कितना है, dx। तो इसके लिए लैम्डा कितना होगा, मास कितना है, dm, और उसकी लेंथ कितनी है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, dm अपॉन। बात हजम हुई कि नहीं हुई? मास अपॉन में लेंथ, जो भी मास है और वो लेंथ कर दो। पूरी मास का अगर m लेंथ है, m मास है तो लेंथ l है, तो m/l बनेगा पूरी का। मतलब लैम्डा का फॉर्मूला m/l तो है ही। ये किसके लिए, पूरी रॉड के लिए, पूरी रॉड के लिए। समझ में आया? और लैम्डा का वैल्यू dm/dx भी होगा। ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूं, dm का वैल्यू कितना हो गया, dx को उधर भेजा तो लैम्डा dx हो गया। अब मैं इस जगह पुट कर सकता हूं। नहीं आ रहा समझ में? शिवांश क्लियर हो रहा है? शिवम दिमाग में ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन है। तो x की जगह क्या रखा आपने, x। देखो यहां पर y में तो कुछ है नहीं,
केवल x का कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो xcm कितना वैल्यू हो जाएगा, xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या रहेगा x, dm की जगह क्या रख दूंगा अब मैं लैम्डा इंटू dx अपॉन में कितना m। और देखो इंटीग्रेशन में लिमिट बनती है कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन। तो ये डीएम मास में मान लो कोने से शुरू करता हूँ, कहाँ से शुरू किया मैंने, सबसे कोने पे। फिर इसका भी डीएम, यहाँ पे भी छोटा सा भी डीएम, छोटा सा डीएम 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 डीएम, ये सब छोटे छोटे मास कितने हैं, सब डीएम की है। सबकी लेंथ कितनी, dx 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 सबकी आएगी ना, क्योंकि छोटा सा मास इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और सबको इंटीग्रेट करूंगा तो सबका निकल जाएगा। ये तो इंटीग्रेशन का रूल होता है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं m1 x1 और m वो वाला, तो क्या रहेगा, पहला मास कितना रहेगा dm का, उसका लेंथ कितना का dx का, फिर प्लस dm इंटू dx, फिर dm इंटू dx। हालांकि dx1 dx2 ऐसा लेना पड़ेगा, उनकी जो दूरी है वो सब अलग अलग है ना, डिस्टेंस क्या है, पहले मास की dx1 dx2 dx3 ऐसे होंगे ना।